हम लोग जितने भी सजीव हैं, उनका जो आधार है वो निर्जीव होता है। और जितने भी निर्जीव और सजीव इनके बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं, इसके बारे में आपको क्या पता है? इसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। और चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि जो जैविक और अजैविक इन दोनों के मध्य में जब अंतःक्रिया होती है तो क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं पिछले कई वर्षों से अध्ययन कार्य कर रहा हूँ, साथ साथ अध्यापन भी कर रहा हूँ। तो हम लोगों का प्रश्न जो है कि जैविक और अजैविक, जब भी किसी भी क्षेत्र में, जिसको हम लोग पहले जैविक और अजैविक शब्द को समझ लेते हैं। जैविक ऐसे उन प्राणियों को बोलते हैं जो जीवित होते हैं, उनको जैविक बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, ये छोटे छोटे जितने भी कीड़े मकोड़े, ये सब जीवधारी होते हैं, या फिर इनको हम लोग जीवधारी के रूप में गिनते हैं, उनको जैविक बोलते हैं। हरे पौधे जैविक होते हैं। इसके अलावा जितने भी अजैविक पदार्थ होते हैं उसके अंतर्गत वर्षा, तापमान, मिट्टी, पत्थर, चट्टानें, शैल, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो अब जैविक और अजैविक के बीच जब अंतःक्रिया होती है, जो कि हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था कि जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिल जाते हैं, वहीं पे जीव मंडल बन जाता है। आपस में कई सारे जीवों का वहाँ पे उत्पत्ति देखने को मिलता है। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे लिंक में देख सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग जैविक और अजैविक जब दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है, किंतु उसकी जो सीमा होगी, लिमिटेशन, उसका जो बाउंड्री निर्धारण होगा किसी निश्चित जलवायु की वजह से हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोम। बायोम क्या चीज होती है, ये साधारण भाषा में मैंने समझा दिया कि किसी भी जैविक या अजैविक के मध्य जो अंतःक्रिया होगी, उनके बीच में जलवायु उसका निर्धारण करेगा। जैसा इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि गंगा का जो मैदान है, उस क्षेत्र में ज़्यादातर बरसात, गर्मी और सर्दियां देखने को मिलती हैं। तो ये जो जलवायु है, ये लंबे समय तक मौसम के निर्धारण के बाद तय की जाती है। तो यहाँ का बायोम इसी प्रकार का इसको माना जाएगा। तो बायोम आप समझ गए, पारिस्थितिकी बोलते हैं। पारिस्थितिकी क्या होता है? अब हम लोग बायोम को ही समझ लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि पारिस्थितिकी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बायोम जो होता है वो अंतःक्रिया से तो होता है, मतलब जैविक अजैविक माने पेड़ पौधे जो होते हैं या फिर जीवधारी जो होते हैं, उनके बीच में अंतर संबंध कैसा चल रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से बायोम का निर्माण होता है। इसमें तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सारी चीजें भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपका बायोम। लेकिन बायोम भी कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है मैदानी या स्थलीय रूप से, और दूसरा जो होता है, मैदानी तो एक भाग हो गया उसका, स्थलीय और जलीय, मुख्य बायोम का ये दो प्रकार होते हैं। लेकिन स्थलीय में भी कई प्रकार के हम लोग स्थल होते हैं, जैसे पर्वतीय, है ना, मरुस्थलीय, घास के मैदान और वन। ये चार प्रकार के इनको बांटा गया है। बायोम के, स्थलीय बायोम के चार प्रकार हैं। उसी प्रकार से जलीय बायोम में दोनों चीजें आ जाती हैं, ताजा पानी और नमकीन पानी या साल्टी वाटर जिसको बोलते हैं, या समुद्र का पानी जो होता है। हम लोग पारिस्थितिकी को समझने का प्रयास करते हैं। तो पारिस्थितिकी क्या होती है? पारिस्थितिकी में जब दो जैविक और अजैविक के मध्य में ऊर्जा का प्रवाह के साथ साथ क्या होता है कि वैसे ही अंतर संबंधों को देखते हैं। तो पारिस्थितिकी बायोम का ही हिस्सा, पारिस्थितिकी में जब जीवों के बीच अंतःक्रिया होती है तो ऊर्जा के एक स्तर का क्रम बनता है। और इस ऊर्जा के स्तर में क्या होता है क्रम, कि सबसे पहले सूर्य जो है यही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य से जितने भी सूर्य का प्रकाश आता है, तो जितने भी हरे जीवधारी होते हैं या हरे जीव जंतु या पेड़ पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या हो जाते हैं? उत्पादक के तौर पे जानते हैं। ये साइंस का भी टर्म है। अभी हम लोग जियोग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी बात मैं साइंस का लेके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आता जाए। तो जो हमारे आसपास जितने भी हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, और जितने भी इनके ऊपर आश्रित रहते हैं उनको बोलते हैं उपभोक्ता। माने इसी को स्वपोषी और परपोषी, ये साइंस वाले टर्म में हम लोग जानते हैं। स्वपोषी ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, और परपोषी जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। तो सामान्य रूप से अगर हम लोग देखें
तो इनके बीच में ऊर्जा का एक प्रवाह होता है। कैसे होता है कि सूर्य से जब आने वाली किरणें होती हैं, वो सूर्य के प्रकाश में ये लोग रासायनिक अभिक्रिया करके पत्ती के अंदर जो हरी क्लोरोफिल पाई जाती है, ये भी साइंस का टर्म है। तो यहाँ से क्या होती है कि ऊर्जा जो ग्लूकोज के रूप में एकत्रित कर ली जाती है। अन्य जीवधारी उसी ग्लूकोज को पत्ती खा के, फल खा के उसको क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बन जाते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता को जो दूसरे जीव खा लेते हैं वो द्वितीयक हो जाते हैं, और द्वितीयक को जो खाते हैं वो तृतीयक या सबसे उच्च उपभोक्ता के तौर पे हम लोग जानते हैं। ये तो साइंस का टर्म हो गया। अब आते हैं जियोग्राफी में। तो ऊर्जा का प्रवाह भी इसी क्रम में होता है कि सूर्य से आने वाली किरणें हरित पौधों को मिलती है, दूसरे जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, है ना, वो उनको खाते हैं, जबकि ऊर्जा का क्षय हो जाता है। केवल 10% ही ऊर्जा अगले में जाती है, फिर उसके बाद द्वितीयक में 10%, फिर उसके बाद तृतीयक में उसका 10%, ऐसे क्रम चलता जाता है। इसका साधारण एग्जाम्पल से या उदाहरण मैं लूँ तो आप अपने आसपास अगर जीवधारियों को देखेंगे तो खूब बड़े मैदान होते हैं घास के। उनको जो बकरियां हैं सामान्य रूप से खाती हैं, और बकरियां या भेड़ या गाय, और जब गाय खाने के बाद हम लोग उसका दूध पीते हैं निकाल के, तो जो दूध पीते हैं वो द्वितीयक के तौर पे जाना जाएगा। या फिर बकरियां जो खा लेती हैं घास, उनको जो उनसे बड़े जीवधारी होते हैं उनको खा लेते हैं, तो ये हो जाता है उनका द्वितीयक उपभोक्ता। फिर उनको खाने वाले जो उनसे बड़े जैसे शेर वगैरह जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, चीलबाज वगैरह जो अपघटक में रखा जाता है। ये तीनों प्रकार के जब जीव मर जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे भी एक समय के बाद सड़ गल जाएंगे, एक समय के बाद प्राथमिक भी, एक समय के बाद द्वितीयक भी और तृतीयक भी। तो तीनों प्रकार, चारों प्रकार के जितने भी जीवधारी जब मर सड़ गल जाते हैं, तो उनको जो खाते हैं उनको हम लोग अपघटक बोलते हैं। अपघटक जो सड़े हुए जीवों को खाते हैं या गले हुए। तो अपघटक के बाद वो जो रासायनिक चीजें होती हैं, जो तत्व होते हैं, उनको वापस से मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ये तो हम लोगों ने ऊर्जा का क्रम समझा। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं चक्रण जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जल चक्र क्या होता है। तो जल चक्र अपने पिछले छोटी कक्षाओं में भी इसको जाना होगा, किंतु मैं इसको व्यवहारिक रूप में आपको बताने का प्रयास करूंगा। जब हम लोग कपड़े को क्या करते हैं, भिंगा के बाहर लटका देते हैं सूखने के लिए, तो उसका जो पानी होता है वो कहाँ गायब हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अक्सर गर्मियों के दिनों में बड़े बड़े ताल, खेत, पोखरे सब सूख जाते हैं, तो वो पानी कहाँ चला जाता है। तो साधारण सी भाषा है, जब हम पानी उबालते हैं तो गर्मी के कारण वो पानी वाष्पोत्सर्जित हो जाता है या फिर इवोपरेशन हो जाता है। इवोपरेशन के कारण वो पानी वायुमंडल में हमारे चला जाता है। वायुमंडल में एक अवस्था आने के बाद, जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है, उस अवस्था में आने के बाद बादल बन जाता है। बादल होने के बाद अंत में बरसात हो जाती है। तो पानी क्या हुआ, हम लोगों ने पहले ऊपर वाली लेयर से, जैसे पोखरे से, है ना, नदी से, तालाब से, वहां से पानी लिया, लेने के बाद उसका उपयोग किया, फिर वो पानी वाष्पोत्सर्जित होकर ऊपर चला जाता है, फिर बरसात के माध्यम से वापस धरती पे आ जाता है। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है। अच्छा, साइकिल या क्रम जल चक्र में बोलूं तो चक्र से मतलब यहाँ पे कि किसी भी वस्तु का प्रारंभ से खत्म होने के बाद फिर वापस से आ जाना, है ना, इसी को चक्रण कहते हैं। माने प्रारंभ हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर वहीं से स्टार्ट हो गया, फिर ये इसी को चक्रण बोलते हैं। अब इसी क्रम में अगर हम लोग दूसरे नंबर पर देखें तो जल चक्र के बाद ऑक्सीजन चक्र को समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन में क्या होती है कि जब कोई भी प्राणी जो जीवित होता है वो ऑक्सीजन इनहेल करता है या श्वसन में वो अंदर लेता है, लेकिन वहीं इसके विपरीत जो पौधे होते हैं, वो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसा मैंने बताया, उस समय ऑक्सीजन को वो मुक्त करते हैं। तो जब ऑक्सीजन मुक्त होती है तो हमारे वातावरण में वो मुक्त कर दी जाती है। अच्छा, और जीवधारियों द्वारा फिर इनटेक वापस ले लिया जाता है। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है, लेकिन आबादी बढ़ने के कारण थोड़ा सा इसमें असंतुलन देखने को मिल रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि कार्बन चक्रण कैसे चलता है। तो कार्बन जितने भी पौधे होते हैं, हरे पौधे, वो जब ग्लूकोज को एकत्रित करते हैं तो वायुमंडल से, जैसा मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब वायुमंडल से लिया जाएगा तो उसमें क्या होता है कि कार्बन के यौगिकों का निर्माण कर लिया जाता है, जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों के अंदर, उनके द्वारा किया जाता है। वही अंत में ग्लूकोज बन के फिर पूरे पौधे को पोषण करता है। तो
ये जो ग्लूकोज है, ये दूसरे जीवधारियों तक धीरे-धीरे ऐसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तक पहुँचता जाता है और अंत में जो ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है। हम भी जो भोजन करते हैं, जो हम लोग श्वसन करते हैं, तो ऑक्सीजन जब हम लोग इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर की जो ऊर्जा होती है, ये भी साइंस का भाग है। तो ऊर्जा जो हमारे अंदर होती है, वो क्या हो जाती है? मुक्त होती है। तो जब भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उससे ऊर्जा मुक्त होती है और ग्लूकोज जो है आसान यौगिकों में टूट जाता है और फिर हमारे द्वारा उस ऊर्जा का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऑक्सीजन का भी चक्र चलता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि अभी हम लोगों ने समझा कि जब जितने भी जीवधारी सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधों द्वारा ले लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाता है। जबकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो पौधों द्वारा इसको छोड़ा जाता है। इनकी संख्या अत्यधिक है पौधों की। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं नाइट्रोजन चक्र कैसे काम करता है। तो नाइट्रोजन चक्र प्रमुख रूप से जो हमारी अंतरिक्ष से आने वाली जो रेडिएशंस हैं या कॉस्मिक रेज हैं और जो लाइटनिंग होती है बरसात के समय में, जो कड़क होती है ना, कड़कती है बिजलियां, तो बिजलियों के माध्यम से कई बार ये जो क्रिस्टलाइन हो जाता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ऊपर दिखाई दे रहा होगा। वहां पे मैंने बताया था कि नाइट्रोजन लगभग हमारे इन्वायरमेंट में 78% है। तो जब बिजली कड़कती है तो उसका क्या हो जाता है, उसमें यौगिक बन जाते हैं और मिट्टी में, मृदा में किन्हीं माध्यमों से मिल जाते हैं और उसको जो जीवधारी और पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से अपने अंदर ले लेते हैं, जड़ों से, है ना। परासरण और विसरण, ये सब विधियां आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगी, समझाया जाएगा उसको। तो इस प्रकार से ये जब पौधों द्वारा ले लिया जाता है, फिर अन्य जीवधारियों तक, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तक, सबके तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद अंत में ऑक्सीजन को फिर इन्वायरमेंट में मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक क्रम नाइट्रोजन का भी चलता रहता है। ठीक है। कई सारे पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में राइबोजियम पाया जाता है, जिनके माध्यम से वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको इन यौगिकों के रूप में ले लिया जाता है और वो जड़ों के माध्यम से पौधे तक भेज देते हैं। ठीक है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अन्य भी जितने खनिज हैं वो किसी भी जीवधारी द्वारा जब ले लिए जाते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, ये दूसरे छोटे छोटे जो कम मात्रा में हम लोग लेते हैं, कैल्शियम, ये सब चीज़ें जब हम लोग अंदर ले लेते हैं तो फिर उसके बाद जब जीवधारी जब तक जीवित रहता है, ठीक है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये सारी चीज़ें वापस से मृदा में मिल जाती हैं। इस प्रकार से जो अन्य खनिजों का भी चक्रण है ये निरंतर रूप से चलता रहता है। ठीक है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पारिस्थितिकी का संतुलन जो है वो किस प्रकार से बना रहता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी जीवधारी आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, प्रतिस्पर्धा के कारण भी क्या होता है कि दो जीवों के बीच में निरंतर रूप से संघर्ष चलता रहता है और इस संघर्ष के कारण प्रकृति का संतुलन बना रहता है। सामान्य रूप से आप इसको निजी अपने घरों पे देख सकते हैं कि एक समय में अपने आसपास छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको खाने वाली पक्षी होती हैं, कई सारी पक्षियां और छिपकलियां उनको खा जाती हैं। तो उससे क्या होता है, इनकी संख्या अधिक होती है और ज़्यादा संख्या में होने के कारण इनको जो एक जीव खाता है उसकी संख्या कम होती है अपेक्षाकृत। ऐसा मैंने जैसा बताया प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक में ऐसा ही चलता रहता है। प्रकृति का संतुलन प्रतिस्पर्धा के कारण भी बना रहता है। दूसरी बात कि आपस में मेल जोल के कारण भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मेल जोल का मतलब है कि आपसी सहयोग। सहयोग से मतलब है कि जब इसका साधारण मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपको सादा समझ में आ जाएगा कि जब भी मनुष्य को देखिए बहुत सारे कामों के लिए, फल के लिए, सब्जियों के लिए, अन्य कई प्रकार के लकड़ियों के लिए पूरी तरह से पेड़ों पर निर्भर है। तो कई बार पेड़ को वो काटता भी है ना, जंगल को साफ कर रहा है जो कि बहुत तेजी से सफाई हो रही है, लेकिन इसके अलावा वो पेड़ को लगाता भी है। तो सहयोग भी किया जाता है, सहयोग के माध्यम से आपस में संतुलन प्रकृति का बना रहता है। लेकिन अभी असंतुलन की अवस्था बन रही है। तो आइए समझते हैं कि असंतुलन के क्या कारण होता है। तो कई बार किसी भी पारिस्थितिकी के अंदर, हम लोग पारिस्थितिकी को ही लेके चल रहे हैं क्योंकि पूरे पारिस्थितिकी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, तो हम लोग असंतुलन के जो कारण है हमारे पारिस्थितिकी के अंतर्गत वो जानने का प्रयास करते हैं। तो जब भी किसी भी परिस्थिति में कोई बाहरी जीव, है ना, नई प्रजाति जो उस पर डोमिनेट कर जाए, उस पर ज़्यादा प्रभावी हो रहे, तो उससे जो छोटी अन्य प्रजातियां होती हैं वो धीरे धीरे वो क्या होती हैं, समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि आपस में संघर्ष होता है और जो ज़्यादा प्रभावी होती हैं उनको खत्म कर देती हैं। ठीक है। ये
सबसे बड़ी बात है ये, इसका प्रयोग हम लोग अपने शरीर के रोगों को ठीक करने में करते हैं, जैसे कोरोना इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। सबसे बड़ी बात कि नई प्रजातियों का जब आगमन हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि असंतुलन का स्थिति बन जाती है। दूसरा बात होता है कि जब कई प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, है ना, इसके कारण भी क्या हो जाता है कि असंतुलन की स्थिति बन जाती है। कई सारे जीव मर जाते हैं, वहाँ की जो वन और दूसरे प्राणियों का जो है ह्रास हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से असंतुलन की स्थिति बन जाती है पूरे पारिस्थितिकी में। अगला है मानव जनित। मानव जनित क्या होता है कि मानव तेजी से अपने आप को विकसित करने के लिए कई प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रयोग किया जा रहा है, और प्रयोग के चक्कर में अत्यधिक उसका दोहन कर रहा है। अब अत्यधिक दोहन हो रहा है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा असंतुलन की स्थिति बनते जा रही है। जैसे मैंने कार्बन का अभी बताया कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि कार्बन का उत्सर्जन हम लोग जो बहुत तेजी से कर रहे हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसके बाद अत्यधिक जनसंख्या का होना, जो मानव है उसकी जनसंख्या जो है 8 अरब के पार चली गई है, जो कि बहुत अत्यधिक है। इसके वजह से भी सामान्य रूप से प्रकृति में असंतुलन की स्थिति देखने को मिलता है। तो वर्तमान में हम लोगों ने आज अभी जाना कि पारिस्थितिकी क्या है, उसके अंतर्गत बायोम क्या होता है, बायोम में जीव आपस में कैसे अंतःक्रिया करते हैं, उनके बीच में जो आंतरिक संबंध होता है, ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से हरित पौधों से लेके, है ना, तृतीयक उपभोक्ताओं के बीच में रहता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये जाना कि जल चक्रण, कार्बन चक्रण, ऑक्सीजन चक्रण कैसे होता है, और अंत में हम लोगों ने जाना कि संतुलन की स्थिति कैसे बनती है। अब वर्तमान में असंतुलन की स्थितियां कैसे बिगड़ते हुए जा रही हैं, और असंतुलन कैसे हमारे जो पृथ्वी के परिस्थितिकी में होता जा रहा है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसके अगले वाले अंक में मिलेंगे। जीवन, जो प्रकृति पे जीवन, इस टॉपिक के बारे में हम लोग आगे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।